हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का यूनिट नंबर 7 हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है आपको उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। देखिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का जो न्यू सिलेबस है वो मैंने अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट बना दी है और यूनिट नंबर 6 तक आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, आप लोग काफ़ी एक्टिव हो। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा और उन्हें लग रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी एजुकेशन की प्लेलिस्ट। उसके अलावा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, ताकि आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको आसानी से हमारे चैनल पर आकर आप पढ़ सकें, क्योंकि हर सब्जेक्ट की क्लास भी सक्सेस मास्टर पॉइंट पर कराई जाती है। और एग्ज़ाम से पहले मॉडल पेपर की वीडियोस और मिड टर्म से पहले मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं सक्सेस मास्टर पॉइंट पर। चलिए अब यूनिट नंबर 7 पढ़ते हैं। इसके बाद आपकी बस एक यूनिट बचेगी, उसको इसके बाद वाली वीडियो में कवर किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा क्या होती है? हायर एजुकेशन। और देखिए, जो उच्च शिक्षा होती है वो शिक्षा का तीसरा स्तर है। पहला कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा और तीसरा है उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो नर्सरी से लेकर एकदम प्ले ग्रुप से लेकर 5th तक के बच्चे आते हैं ना, जो 5th तक का क्लास आता है वो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है। और माध्यमिक शिक्षा में देखिए इंटर और हाई स्कूल दोनों आते हैं, ठीक है। हाई स्कूल पहले 9th 10th, उसके बाद आपका इंटर। और फिर उसके बाद देखिए, जब हर कोई इंटर की परीक्षा पास कर लेता है तो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ता है, उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ता है। और उच्च शिक्षा अगर आज देखा जाए तो आज के टाइम में तो हर स्टूडेंट उच्च शिक्षा लेना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। और ग्रेजुएशन भी अब एकदम आम लेवल हो चुका है, क्योंकि हर कोई ग्रेजुएशन करता है। पहले के टाइम में तो देखिए बहुत लोग 5th तक पढ़कर छोड़ देते थे, 8th तक पढ़कर छोड़ देते थे। मगर आज के जो युवा हैं, आज के जो यूथ हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़कर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और आपको ऊंची ऊंची पोस्ट भी पढ़कर ही मिलती है। तो उच्च शिक्षा के बारे में चलिए पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष विषय तथा सूक्ष्म शिक्षा। आप 12th के बाद जब बीए में आए हैं तो आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट चुना है? आपने एजुकेशन चुना, आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं। आपने इंग्लिश लिटरेचर चुना होगा, या आपने हिस्ट्री चुना होगा, या आपने पॉलिटिकल साइंस, या आपने फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया होगा। तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, तभी तो आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया। कुछ सोच कर ही तो किया, आपका इंटरेस्ट रहा होगा, या फिर आप चाहते हो कि मैं एजुकेशन सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से जानूं और बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट में माहिर हो जाऊं। तो उच्च शिक्षा में वही तालीम आपको दी जाती है, एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से गहरी शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों या कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कॉलेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, या फिर जो कम्युनिटी महाविद्यालय है, या फिर जो कॉमर्शियल विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप कहीं से भी एडमिशन लेकर बीए कर सकते हैं। बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, कुछ भी आप कर सकते हैं। मास्टर, ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप मास्टर कर पाएंगे, तो वो सब उच्च शिक्षा में आएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तीसरा यानी तृतीय स्तर है, जो प्रायः ऐच्छिक नॉन कंपल्सरी होता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आज जो चाहे वो ना करे, किसी पर दबाव थोड़ी होता है। देखिए, हर व्यक्ति अपने मर्जी का मालिक है, किसी पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। अभी भी आज आप देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ऐसा नहीं है कि वो और भी चीज़ों में काफ़ी वीक हो, कुछ चीज़ों को लेकर वो काफ़ी एक्टिव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका माइंड एकदम बेकार ही है, नहीं, वो दूसरे तरीके का सोचते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े होकर भी कुछ न कुछ बड़ा कर जाते हैं, अच्छा कर जाते हैं। इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएटेड एजुकेशन एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं। उच्च शिक्षा अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में गहन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है।
जिससे व्यक्तियों को अपने चुने हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता और उन्नत ज्ञान विकसित करने में मदद मिलती है। आप एजुकेशन से फिर मास्टर भी कर सकते हैं, एजुकेशन से आप पीएचडी कर सकते हैं। नेट की तैयारी करके आप जो सब्जेक्ट चाहें उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो वो कौन सी शिक्षा के अंदर आएगा? हायर एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा क्या है, उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। देखिए उच्च शिक्षा का क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य है, हर छात्र छात्रा का कोई ना कोई लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत, शैक्षणिक और सामाजिक विकास में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। इन उद्देश्यों में शामिल होते हैं, पहला है शैक्षणिक उत्कृष्टता। देखिए उच्च शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य कठोर और व्यापक शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करना है। देखिए जब आप बीए करते हैं तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो आप उच्च शिक्षा के माध्यम से बहुत ही कठोर और व्यापक अध्ययन कर रहे हैं। आप एलकेजी में क्या ये चीज़ें पढ़ी हैं? नहीं ना। आपको एलकेजी में बेसिक सी चीज़ें सिखाई गई हैं। आपको प्राइमरी तक बहुत बेसिक सा हर सब्जेक्ट की नॉलेज दी गई है। आपको वर्ड्स को पहचानना, लिखना, बोलना सिखाया गया है। उसके बाद जब आप हाई स्कूल में जाते हो, फिर इंटर में जाते हो, तो आप सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा जान जाते हो। बहुत सारे बच्चे आर्ट साइड से पढ़े होंगे, बहुत से कॉमर्स से, बहुत से बायोलॉजी से, मैथ से। तो उन सब सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वो जैसे उनकी नॉलेज उनको मिल जाती है। फिर आगे जाकर वो जिस सब्जेक्ट को लेकर अपना हायर एजुकेशन करना चाहते हैं करते हैं, फिर उसी में आगे बढ़ते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा का एक उद्देश्य है कि कठोर से कठोर सब्जेक्ट का भी आपको अध्ययन कराता है और आपको सिखाता है और आप उसमें बहुत माहिर हो जाते हो। संस्थान उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि छात्र अपने चुने हुए विषयों को गहराई से समझे। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको काफ़ी बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। आपने पहले क्या सीखा, एजुकेशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके प्रकार, सारी चीज़ों को आपने पढ़ा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे और गहराई से अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो ये उच्च शिक्षा का एक उद्देश्य है कि जो छात्र जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है उसको अच्छे से, गहराई से, अच्छे से पढ़ सके और उसमें अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सके। उच्च शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है अनुसंधान और नवाचार। देखिए उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान और नवाचार के केंद्र हैं। छात्रों और शिक्षकों को अनुसंधान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने से ज्ञान को आगे बढ़ाने, तकनीकी सफलताओं और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान विकसित करने में भी मदद मिलती है। और व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अनुसंधान करता है, नवाचार, नई नई चीज़ों की खोज भी करता है, आगे बढ़ता है। तीसरा है व्यक्तिगत विकास। देखिए उच्च शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत का विकास होता है, पर्सनालिटी का विकास होता है, जो छात्र छात्राएं होते हैं उनके चरित्र का निर्माण होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, नेतृत्व गुणों और सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना भी उनको समझ आने लगती है, उनके अंदर विकसित होने लगती है और जिससे कि व्यक्ति जिम्मेदार और दयालु नागरिक बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक उच्च शिक्षा का बहुत अच्छा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है आजीवन सीखना। आजीवन का मतलब जब तक ज़िंदगी है आपकी तब तक आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं उच्च शिक्षा के माध्यम से। आप बीए करके, एमए करके, पीएचडी करके आप कुछ न कुछ फिर आप जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप पूरी ज़िंदगी पढ़ सकते हैं। देखिए इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मगर एजुकेशन ख़त्म नहीं हो सकती। ये बहुत इसका क्षेत्र व्यापक है, आप जितना पढ़ना चाहेंगे उतना आप पढ़ सकते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं। पाँचवा उद्देश्य है रोज़गार और कैरियर की तैयारी। देखिए हायर एजुकेशन के बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने कैरियर में सफल भी होते हैं। वो हायर एजुकेशन के द्वारा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कौशल बनाते हैं और जिस सब्जेक्ट में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट से पढ़कर
पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाते हैं। अगर डॉक्टर बनने का शौक़ होता है तो बायोलॉजी पढ़ के फिर नीट की प्रिपरेशन करके निकाल करके नीट, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। तो क्या है, अपने कैरियर की भी पूरी तैयारी कर लेते हैं। छठा उद्देश्य है समाज में योगदान। देखिए, उच्च शिक्षा से व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक भी बनता है। उच्च शिक्षा के माध्यम से उसे वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है और अपने समाज में किस तरह से लोगों की मदद करनी है, समाज में कैसे योगदान देना है और अपने समाज में बदलाव किस तरह से लाना है, और वो अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति काफ़ी जिम्मेदार भी हो जाता है। तो ये सब हैं उच्च शिक्षा के उद्देश्य। आई होप आप इनको समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में आए तो आप लिख लेंगे। देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और आपसे भी पूछ सकता है। आधुनिक काल में उच्च शिक्षा के विकास को भारत में 2 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। देखिए, ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा कैसी थी और आज़ादी के बाद किस तरह से शिक्षा का विकास हो रहा है। तो जब आपसे वो सारी चीज़ें पूछे तो आप यही लिखिएगा जो मैंने आपको यहाँ बताया है। देखिए, ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा को हम 2 भागों में बांटकर समझेंगे। पहला है महाविद्यालय का युग, दूसरा है प्रारंभिक महाविद्यालयों का युग। देखिए, सन 1757 से लेकर के 1857 तक की अवधि को महाविद्यालयों का युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में भारत में अनेक शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिसमें कलकत्ता कॉलेज, आगरा कॉलेज एवं बनारस कॉलेज थे। इस काल के अंत तक सामान्य महाविद्यालयों की संख्या 23 हो गई थी। 3 चिकित्सा महाविद्यालय तथा 1 महाविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग का था। तो ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा के विकास में पहला युग था महाविद्यालय का युग। देखिए, ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा के विकास में दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक महाविद्यालय का युग। देखिए, 1854 में चार्ल्स वुड का एक घोषणा पत्र आया और इस घोषणा पत्र के अन्य नाम भी हैं, वुड का डिस्पैच या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को वुड का डिस्पैच या फिर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो 1854 ईस्वी में आया था। चार्ल्स वुड के इस घोषणा पत्र की ये प्रमुख सिफारिशें थीं, जिसमें पहली सिफारिश है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए और जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा फैलाए और उसको अपना उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ाए, ताकि हर कोई जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में भी कर सके। दूसरी सिफारिश थी उच्च शिक्षा को अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ही दिया जाए, ताकि हर कोई अंग्रेज़ी भाषा को भी सीख सके। तीसरी सिफारिश थी लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जाए। ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा के विकास को लेकर जो दूसरा आयोग आया वो आयोग था हंटर आयोग। 1882 में ब्रिटिश साम्राज्य ने निर्णय लिया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया जाए और उसमें पर्याप्त दोषों को दूर किया जाए। जो भी शिक्षा में बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए और शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जाए। फरवरी 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, जो भारत के वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय, उन्होंने 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग के ये निम्नलिखित सुझाव थे। पहला ये है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन होगी उसमें जब बच्चों का एडमिशन होगा तो मातृभाषा, जो हमारे देश की मातृभाषा होगी, जो जिस भाषा में बोलता है उसको उसी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, ताकि हर कोई बोलना लिखना सीख जाए। देखिए, दूसरा सुझाव था हाई स्कूल स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें एक व्यवस्था व्यावसायिक होनी चाहिए तथा दूसरी साहित्यिक शिक्षा होनी चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में आसानी हो सके। तीसरा सुझाव था स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए,
क्योंकि देखिए उस टाइम भारत में स्त्रियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम। तो फिर जो हमारे देश में अलग समाज सुधारक भी आए, उन्होंने भी स्त्री शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चलाए, तो महिलाओं को भी शिक्षा दिया जाने लगा। इनके लिए अलग से स्कूल कॉलेजेस भी खोले गए। अब देखिए ब्रिटिश काल में हमने देखा, स्वतंत्रता पश्चात का काल देखते हैं। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर विश्वविद्यालय शिक्षा को देश की आवश्यकता के अनुरूप बनाने की ओर ध्यान दिया गया कि देश के लोगों को किस तरह की आवश्यकता है शिक्षा को लेकर, उसके अनुरूप बनाया जा सके। इस शिक्षा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिसमें से 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अखिल भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया। देखिए यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 7 खत्म होता है और यूनिट नंबर 8 में आप मिलते हैं। और अदर सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।